उड़ीसा में आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी का और ये सारे एजुकेशन सेक्टर में लागू कर दिया गया है। कुछ तो बहुत बिल्कुल लोग प्रिंस जी। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रिंस जी, यह मतलब चौंकाने वाला खबर अभी मतलब जब आप वीडियो बना रहे हैं इससे चंद कह सकते हैं कि घंटे पहले आया है और कितना जातिवाद से भरा हुआ यह फैसला है। जी, हम कहेंगे कि भाजपा का फैसला है, क्योंकि उड़ीसा में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित राज्य है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं और इनके द्वारा उड़ीसा के तमाम शैक्षणिक संस्थान, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर आरक्षण का नया जो है रोस्टर लाया गया है, जिसमें एससी आरक्षण पहले 8% था, उसको बढ़ा करके 16.25% कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब एसटी का आरक्षण 12% था पहले, जिसको अब बढ़ा करके 22.50% कर दिया गया और ओबीसी का आरक्षण 0 था, जिसको बढ़ा करके 11.25% कर दिया गया। लेकिन ये रोस्टर देखने के बाद हमें कहीं भी, हमने 2-3 बार हमें लगा कि कहीं सामान्य जाति दिखाई देगा कि सामान्य जाति जनरल जो कास्ट है उनके लिए भी कोई जगह मिलेगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में हमारा भी योगदान रहा है, इस देश को मतलब फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाने में योगदान रहा है सामान्य जातियों का, तो हमारा भाई लाजमी होता था देखना। मैंने 3 बार प्रिंस जी इस डिटेल को पूरा चेक किया, अमर उजाला का रिपोर्ट है, इसको मैंने पूरा चेक किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सामान्य जाति के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और सामान्य जाति भाई ढाल पीटिए, ढाल पीटते रहिए, आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं भाजपा में मिलने वाला है। ढाल पीटिए, कुर्सी साफ करिए, दरी जाजिम का इंतजाम करिए और कंधे पर भाजपा का कमल लेकर के दौड़ते रहिए, क्योंकि परिणाम तो सामने है। भाजपा शासित राज्य उड़ीसा, वहां पर जो आरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों में लागू हुआ है, बढ़ा करके आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया और जनरल जो कास्ट है उनको छोड़ दिया गया। और अब ये जो भी आरक्षण बढ़ा है ना, ये तो आरक्षण बढ़ा ही है और ये 3 प्रकार का फीस भी लिया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में। वहां पर जाइएगा तो एससी को कुछ नहीं लिया जाएगा, एसटी को 0 रहता है, एससी को थोड़ा सा लिया जाता है, उससे थोड़ा सा फीस बढ़ा करके ओबीसी को लिया जाता है। लेकिन जहां पर बाकी लोगों को 10,000 और 5,000 में काम चल जाता है या 0 रुपया में काम चल जाता है, वहीं पर सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको भारी भरकम फीस देना पड़ता है, लाख रुपया 2 लाख रुपया देना पड़ता है। मतलब कि एक तरफ तो आप टैक्स के माध्यम से रुपया गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं, सामान्य जाति के हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स तो आप ही देने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके बच्चे जब आपके लिए पढ़ाने के लिए आप शैक्षणिक संस्थान में बैठाते हैं तो बाकी एससी, एसटी और ओबीसी का जो फीस कम किया जाता है उसको आपके माथे पर लाद दिया जाता है। समझ जाइए इस देश में कैसा रवैया आपके साथ हो रहा है। अगर यह देश में अगर आपके लिए भाजपा का 1% भी सोच अगर रहता ना, तो उड़ीसा में जो आरक्षण रोस्टर नया लागू हुआ है शिक्षण संस्थान में, वहां पर जनरल कास्ट भी रहता। यह तो लगातार प्रिंस जी, यह कोई मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। यह चौंकाने वाली बात उन अन्य भक्तों के लिए है जो लोग कहते हैं चुनाव में कि हम तो मोदी जी के चेहरे पर वोट देते हैं। तो लीजिए, मोदी जी के चेहरे पर वोट देकर के परिणाम मिल गया ना कि आपके बच्चे के लिए 0% आरक्षण। चाहे आप कुछ भी हो, आप सामान्य जाति के क्यों ना मजदूरी करके आप गुजारा कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और एसटी, एससी और ओबीसी के लोग करोड़ों रुपया भी अगर कमा रहे हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। यह भाजपा सरकार ने साबित कर दिया और इन लोगों के द्वारा
1000 चुनावी वादे किए जाते हैं, चाहे चुनावी वादे बिहार में किया गया हो, चाहे चुनावी वादे यूपी में किया गया हो, या नया चुनावी वादा आप देखिए बंगाल में हो रहा है। अपना अमित शाह जी के अपने बच्चे, इनका क्या क्वालिफिकेशन है क्रिकेट में मैं आज तक नहीं जानता, और देश के लोग जो लोग जानते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपके न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बैठाएंगे कि माननीय जय शाह जी का क्रिकेट के क्षेत्र में क्या योगदान है कि वो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे और आज आईसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। मतलब कि अपना बेटा ऊंचे ऊंचे पद पर जाए और दूसरे लोगों के लिए कहते हैं कि हम आपके लिए गाय का इंतजाम कर दिए, चुनाव में आपको भैंस मिलेगा। मतलब कि आप गाय और भैंस और डेयरी पर उलझे रहिए और हमारा बेटा सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर भाई जाएगा। चूंकि ये वही लोग हैं जो चुनाव में नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर आप वोट दीजिए। बंगाल में तो खुलेआम अब हिंदुत्व की बात हो रही है, और हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये अंधभक्त तो नहीं पूछेंगे कि सबसे ज्यादा गौ का मांस का व्यापार करने वाले, बीफ के व्यापार करने वाले इन्हीं के सरकार में लोग बैठे हुए हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव जब चालू हुआ था तो आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त नहीं होता तो ये लोग जो कोलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूलते हैं ना, तो उस चंदा पर सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त हो गया था कि भाई आपको कहां कहां से चंदा आया है। स्टेट बैंक को एकदम सख्त हिदायत दिया था कि बताइए कि किस किस पार्टी को कौन कौन से लोगों ने गुप्त तरीके से चंदा दिया था। तो वहां तो मामला खुल गया था भाजपा का। सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले में जो गौ मांस के व्यापारी थे, उससे सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला अगर कोई पार्टी था तो यही भाजपा था। हिंदुत्व की बात करते हैं, इन लोगों को तो शर्म घोर करके पी चुके हैं, इन लोगों को शर्म है ही नहीं। और उससे भी ज्यादा तो चिंताजनक बात है कि जनता कितना बेवकूफ है, जनता कितना ज्यादा बेवकूफ है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इनका हर चुनावी वादा चुनाव जीतने के बाद जुमला बन जाता है। दूसरों को पकौड़ा तलने का ज्ञान देंगे, दूसरे को गाय और भैंस पालने का ज्ञान देंगे। यही गाय और भैंस पालने और डेयरी का ज्ञान देने वाले यहाँ पर आरजेडी के जो प्रमुख हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, उन पर ये लोग कितना विफर होकर के बोलते थे कि अपना बेटा 7वां फेल है या 7वां पास है या 9वां पास है, कुछ भी एजुकेशन के बारे में बोलते थे कि अपना बेटा को सीएम बनाएंगे, अपना बेटा को सांसद बनाएंगे और दूसरे को गौ पालने का ज्ञान देंगे। तो यही चीज तो आज अमित शाह जी पर भी लागू हो रहा है। अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसीआई का अध्यक्ष बनाएंगे, अपने बेटे को लोग सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, और दूसरे के लिए ज्ञान देंगे कि भाई आपके लिए मैंने गाय का इंतजाम कर दिया है, आपके लिए मैंने भैंस का इंतजाम कर दिया है। क्या कहा जाए इस देश के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रकार से दिग्भ्रमित किया गया भाजपा के द्वारा, यह आज तक ऐसा दिग्भ्रमित करने का काम किसी भी पार्टियां ने नहीं किया है, और ऐसा दिग्भ्रमित भी कभी भी जनता नहीं हुआ है जो आज दिग्भ्रमित भाजपा के माध्यम से यह जनता हो रहा है। प्रेम जी, सवर्णों का तो बलि लिया जा रहा है, सवर्णों का तो बलि लिया जा रहा है। एकदम एकदम हकीकत है, और कहीं एक ही राज्य की बात नहीं है। हम बिहार से रहने वाले हैं, बिहार में देखिए जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ सामान्य जाति के जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी, देखिए हमें तो लगता है कि अब भाजपा चुनाव के स्टार प्रचारक में भी आरक्षण नीति लागू कर दिया है कि यहां से सामान्य जाति के स्टार प्रचारक नहीं होंगे। जो कल स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुआ है तो बिहार से बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का नाम ही खत्म कर दिया गया है। सम्राट चौधरी जी रहेंगे लेकिन विजय सिन्हा जी नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि ये जाति से भूमिहार हैं। अगर ये भूमिहार नहीं रहते ना जाति से, तो ये जरूर
आपको स्टार प्रचारक में रहते। सब लोगों को डर है, सब लोगों को भय है, पता नहीं ये भूमिहार जाति ने भाजपा का अंधभक्ति करके सबसे बड़ा अगर राजनीतिक रूप से दुश्मन किसी पार्टी को खड़ा कर दिया है अपने खून पसीने से सींच करके, तो वो भाजपा पार्टी है। देखिए, एक स्पष्ट संदेश भाजपा के तरफ से एकदम बिहार में मिल रहा है। यहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि सीएम के दौर में सब लोग दौड़े, एकदम जितने भी विधायक हैं, चाहे वो सांसद है या पार्टी के कद्दावर नेता है, विधायक और एमएलसी न रहने के बावजूद भी वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है कि हमको भाई सीएम बना दीजिए एमएलसी होकर के, तो फिर हम बन जाएंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री भूमिहार नहीं हो सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा कमी है कि वे जाति से सबसे भूमिहार है और उनमें कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा साहसिक फैसले लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से विजय सिन्हा जी के द्वारा ईमानदारी से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से विजय सिन्हा जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जा रहा है, और जनमानस में एक ही आवाज है कि बिहार का मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को बनाया जाए, लेकिन नहीं बन सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कमी उनमें एक ही है। बाकी सारे वो संघ के प्रमुख चेहरे भी हैं, प्रिय चेहरे हैं, भाजपा के शुरू से ही कोर मेंबर रहे हैं और लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीत करके बिहार में भाजपा के प्रमुख जो सरकार में पदे हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष का नेता हो या डिप्टी सीएम हो, उस पर पद पर रहे हैं और अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और बिहार की जनता मांग कर रहा है कि ऐसे ईमानदार नेता को आप सीएम बनाइए, लेकिन सीएम बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा एक ही चीज का आ रहा है कि भाई आप जाति से भूमिहार हैं। आप देख लीजिए, स्टार प्रचारक से भी उनका नाम हटा दिया गया, सम्राट चौधरी जी का नाम है और विजय सिन्हा जी का नाम क्यों नहीं। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों के बीच यह बात रखना चाहता हूं कि आखिर भूमिहार का नाम स्टार प्रचारक के लिस्ट से क्यों काटा गया। यही भूमिहार जाति है कि अगर भूमिहार जाति नहीं खड़ा होता तो शायद भाजपा बिहार में रेंगना भी नहीं सीखता। दौड़ने की तो दूर की बात है, सत्ता में आने की तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री पद पर जाने तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज बिहार में अगर भाजपा मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का जब काम किया है ना, तो इसके रिकॉर्ड और इतिहास को निकाला जाए तो भूमिहार ने अपना तन मन धन यहां तक कि जीवन तक समर्पित कर दिया है, तब जाकर के यहां पर एक बड़ा वृक्ष भाजपा जो है ना वो बना है। और आज उसी जाति को जड़ से काटने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो भाजपा ही कर रही है, दूसरा कोई नहीं। कैलाशपति मिश्र भाजपा को बिहार में एक पहचान दिलाने वाले, भाजपा को कोई नहीं जी जानता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब कैलाशपति मिश्र जी के साथ ही भाजपा क्या हश्र किया कि उनके पुतोहू दिलमणि मिश्रा जी का टिकट काट दिया गया। ये भाजपा के ही रिजिम में हुआ। और दूसरा, भाजपा है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन है कि सामान्य जातियों का जड़ काटा जाएगा, भाजपा है तो मुमकिन है कि ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, लेकिन सामान्य जातियों का आरक्षण नहीं बढ़ाया जाएगा। भाजपा है तो मुमकिन है कि भूमिहार जाति के जो भी नेता हैं उनको स्टार प्रचारक के रूप में उनको दूसरे राज्यों में नहीं बैठाया जाएगा और दूसरे लोग को बैठाया जाएगा। ये भाजपा के शासनकाल में ही मुमकिन है कि भूमिहार जाति के लोग नेता मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो भूमिहार जाति के हैं। भाजपा ही है तो मुमकिन है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा सबसे ज्यादा बीफ कंपनी, गौ मांस के व्यापार करने वाले लोगों से चंदा लेती है। ये भाजपा ही है तो मुमकिन है, अन्य पार्टियां रहेंगी तो मुमकिन नहीं हो पाएंगी। ये भाजपा ही है तो मुमकिन है और हो रही है। आपने विजय सिन्हा के बारे में बात की, तो विजय सिन्हा जब से इस डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट उनको मिला है लैंड रिफॉर्म, तो इसमें इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने नकेल कसने का काम किया है और जिसके कारण सीओ सारे हड़ताल पर चले गए हैं। तो कहीं इसी का तो असर नहीं दिख रहा है कि इनको साइड करने की तैयारी, नायक फिल्म के सीओ या आरओ जो भी ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं। प्रेम जी, सीओ और आरओ जो स्ट्राइक पर गए हुए हैं, यह सरकार द्वारा प्रायोजित हड़ताल है।
इतना इन लोगों का क्षमता नहीं था कि इतना सख्त आदेश के बाद भी ये लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो यह प्रमाणित होता है कि इनसे सरकार का बैकअप इनको मिला हुआ है, जो सीईओ हैं, आरओ हैं। क्योंकि इनके विजय कुमार सिन्हा जी के बढ़ते हुए लोकप्रियता को देख करके इनके सरकार में ही जो लोग मंत्री हैं, वो आप भी समझ रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। वो लोग हतोत्साहित हो चुके थे और तरकीब निकाला कि भाई विजय सिन्हा जी को परेशान कैसे किया जाए, तो हड़ताल करवा दीजिए। और ये बात बिहार का जनता भी जान रहा है कि यह जो हड़ताल है, यह सरकार के कुछ भाजपा में जो कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा उन लोगों को आगे बढ़ा करके हड़ताल करवाया गया है। यह सरकार प्रायोजित हड़ताल है कि इनकी लोकप्रियता और न बढ़े, इसी कारण से हड़ताल हुआ है। भाई आखिर विजय सिन्हा जी क्या कह रहे हैं कि आप अपने घर का मतलब विजय सिन्हा जी के घर का काम करिए। विजय सिन्हा जी यही ना कह रहे हैं कि तय समय सीमा में आप काम करिए, घूस मत लीजिए। जो बेचारे जनता है, पब्लिक है, अगर ब्लॉक में किसी काम के लिए जाते हैं तो इनको अन्यथा परेशान मत करिए। यही ना कह रहे हैं कि कोई दूसरा चीज कर रहे हैं। अगर इससे कोई भी सरकारी कर्मचारी इन बातों के लिए हड़ताल करता है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कहिए कि वे लोग विधानसभा और विधान परिषद में एक जो है स्पेशल सत्र बैठा करके और आप लोगों के लिए एक नियम बना देवे कि नहीं, सरकारी सेवक जो हैं, सीईओ हैं, आरओ हैं, वो घूस लेंगे, वो तय समय सीमा के अंदर काम नहीं करेंगे, वो पब्लिक को तंग करेंगे। उनको कहिए मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलकर के कि घूस लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जनता को तंग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं जनता को तंग करूंगा। भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं भ्रष्टाचार करूंगा ही। अरे भ्रष्टाचार तो यहाँ इतना एकदम नस नस में सरकारी कर्मचारी के अंदर भरा हुआ है कि आप देखे होंगे कि 2-4 दिन पहले एक डीएसपी यहाँ के पकड़ाए हैं। लगभग 3 दिन 4 दिन के रिपोर्ट के अनुसार 80 करोड़ से ऊपर की उनके पास चौल और अचल संपत्ति मिल चुका है। उनके यहाँ जो बाई जी, जो दाई कही जाती है बिहार में काम करने वाली, वो थार से आती थी काम करने। अब समझ सकते हैं कि एक डीएसपी के यहाँ जो दूसरे स्तर के कर्मचारी है, पहले स्तर के भी कर्मचारी नहीं है बिहार सरकार में, उनके यहाँ जब इस प्रकार का पैसा मिल रहा है। उसके पहले एक इंजीनियर पकड़ाए थे जो रात भर घर में बाथरूम में बैठ करके पैसे जलाए, या फिर भी सुबह रेड उनके यहाँ पड़ा तो उनके यहाँ पैसे से भरा हुआ बोरी मिला। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग तो बैठे हुए हैं और कमा रहे हैं पैसा, और उन पर अगर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी लगाम लगाने का प्रयास करते हैं तो ये लोग हड़ताल पर चल जाते हैं। कितनी मतलब बेशर्मी की बात है। कितना बेशर्म ये लोग हो चुका है कि सरकारी लाइसेंस खोज रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। एक चीज बताइए कि सवर्ण को और खास करके भूमिहार को ये सरकार, बीजेपी सरकार जन्मजात अपराधी जो घोषित कर रही है, इस पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? ये तो बेहद बेहद दुखद है प्रिंस जी कि सामान्य जाति को जन्मजात अपराधी लोग घोषित कर दे रहे हैं, और उसी का प्रमाण है कि यूजीसी जैसा काला कानून लाया गया। उसी का न परिणाम है कि आप स्कूल को यूनिवर्सिटी में जाइएगा, कॉलेज में, तो जन्म मैंने वहां एडमिशन लिए कि अपराधी हो गए। सामान्य जाति में जन्म लिए तो SC/ST एक्ट जैसा एक्ट है कि बिना जांच के आप जेल चल जाइएगा। यही ना है SC/ST एक्ट की, जांच न बेल सीधे जेल। तो इन लोगों को अब कहना ही क्या है। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है ना तो समाज है। आज समाज बांझ हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि पार्टी में बैठे नेता लोग समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, जाति की आवाज नहीं उठाते हैं, तो भैया आपने नेता पैदा ही नहीं किया। आप नेता पैदा किए, कहां किए? जब समाज के कोख से नेता जन्म लेते हैं ना तो समाज की बात को उठाते हैं। आज नेता पार्टी की कोख से जन्म ले रहे हैं।
पार्टी के गर्व से लोग जन्म ले रहे हैं, तो पार्टी की बात मजबूती से उठाएंगे, आपकी बात उठाएंगे। आप वोट देते समय तो नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं, आप वोट देते समय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते हैं, तो आप तो उनके चेहरे पर देख करके वोट किया था, आपने समाज के नाम पर और जाति के नाम पर वोट नहीं किया था, तो आपकी बात को क्यों ही लोग उठाएंगे। तो समाज आज बांझ हो चुका है, जो नेता पैदा करने का कैपेसिटी सामाजिक स्तर पर समाप्त हो चुका है, और पार्टी की अंधभक्ति और गुलामी करते करते अब हम में समाप्त हो चुका है कि हम एक नेता को पैदा करें जो समाज की बात करे। तो समाज की बात नहीं करिएगा तो गुलामी आपको करना ही है, आप पर कानून थोपा ही जाएगा, और हाय तोबा मचाते रहिए सोशल मीडिया पर कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भैया आपके लिए बोलने वाला कौन है? आपके लिए बोलने वाला कौन है? आपके लिए कोई नहीं है बोलने के लिए खड़ा है। जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे आप गिरिराज सिंह को बोल दीजिए, चाहे ललन बाबू को कहिए, चाहे विजय सिन्हा जी को कहिए, कौन आपके लिए आवाज उठा रहे हैं? कोई है? कोई नहीं है। ये सब लोग कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं और अपने पार्टी की ही बात करेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे। ये कायला हम लोग झूठा भरम पाल लिए हैं कि हमारे जाति के, लोग जाति के नहीं है। राजनीतिक में एक अलग ही जाति होता है, और ये लोग उस जाति के हो चुके हैं, माइग्रेट कर गए हैं। ये लोग भूमिहार नहीं है। नहीं, अगर भूमिहार रहते तो बिहार में इतना संवेदनशील मामला भूमिहार के जाति पर हुआ। नीट मामला में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लिपापोती चल रहा है। ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, तो झूठा क्यों मुखालफत कर रहे हैं कि हमारे जाति के नहीं? ये लोग हमारे जाति के नहीं है, ये लोग माइग्रेट कर चुके हैं, ये लोग अपर भूमिहार हो चुके हैं। जो राजनीति करके सांसद मंत्री हो जाते हैं ना, वो लोग अपर भूमिहार हो जाते हैं। हम लोग लोअर भूमिहार हैं, ये लोग अपर भूमिहार हैं। और मैं तो हमेशा जिक्र करता हूं कि इस प्रकार के जो भूमिहार माइग्रेट हो चुके हैं, जिनका जीन परिवर्तित हो चुका है, जिनका डीएनए बदल चुका है, ऐसे भूमिहारों को कभी भी सपोर्ट न करे, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना आवे। इनका सपोर्ट नहीं, एकदम खुलेआम विरोध करिए, इनको आईना दिखाइए, इनको काला झंडा दिखाइए, इनको बाइकआउट करिए, इनको गोबे का नारा देकर के वापस कर दीजिए। और आपके और हमारे बीच में जो एक गरीब भूमिहार जो आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला है, आपके हक के लिए आवाज उठाने वाला है, आपके लिए 24 घंटे खड़ा है, आपके सुख और दुख में, आप उनको खड़ा करिए और उसको आप वोट करिए और उसको चुनाव जीत करके बैठाइए, तब वो जाकर के आपके जाति के लिए आवाज उठाएगा। अन्यथा पार्टी आधारित वोट करते रहिएगा तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। एक जाते जाते आपको एक बात ऐसे तो नहीं बताना चाहिए कैमरे पर, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि बंगाल में हमारे कुछ लोग हैं, रिलेटिव हैं, असम में भी हैं कुछ लोग हैं, उनसे बात हो रही थी फोन पर, तो उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट का इफेक्ट बंगाल के साथ साथ असम चुनाव में भी दिखने वाला है, और इसका खामियाजा बहुत ज्यादा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये जो रिपोर्ट आ रही है, एकदम आपको बिल्कुल क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल कुछ है या फिर बिल्कुल अफवाह है ये सब? एकदम नहीं, अफवाह नहीं है, बिल्कुल। हम भी निवेदन करते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि भाजपा की हार सामान्य जातियों की सबसे बड़ी जीत होगी। कोई ये मत चिंता करिए कि वहां पर बंगाल में हिंदू खतरे में है, यह भाजपा का प्रोपगेंडा है, यह भाजपा का एक झूठा प्रचार है। भैया कौन सा भाजपा में हिंदू सुरक्षित है? कौन सा भाजपा आपके लिए हिंदू के लिए बात कर रहा है कि बंगाल सरकार आपके लिए बात नहीं कर रही है? ममता बनर्जी, आप सामान्य जातियों की सबसे बड़ी जीत तभी मानी जाएगी जो वर्तमान समय में अभी जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां पर भाजपा को करारी हार दीजिए, दिलवाइए। अगर आपके माध्यम से एक वोट भी बिगड़ता है तो वहां भाजपा का वोट बिगाड़िए, और कोई भी जीते, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मुस्लिम से क्या फर्क पड़ता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम आधारित कौन सा कानून है कि हिंदू पर कानून बन रहा है और मुस्लिम पर नहीं बन रहा है, या मुस्लिम पर बन रहा है और हिंदू पर नहीं बन रहा है? इस देश में जाति आधारित कानून बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जाति सशक्त हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जाति मजबूत हो, और अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी जैसा काला कानून समाप्त हो, तो आप भाजपा को एकदम तगड़ा हार, साधारण नहीं तगड़ा हार एकदम वहां पर कबार के उखाड़ के फेंक दीजिए, तब जाकर के देखिए कि आपकी जीत है। भाजपा की हार सामान्य जातियों की जीत होगी। कोई हिंदू मुस्लिम के बहकावे में मत आइए आप लोग, कोई हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं।
एक चीज जरा बता दीजिए, अब अंतिम है ये। अभी मोदी जी का बात याद आ गया, बिहार आए थे तो कह रहे थे कि हम बिहार में पिछला जन्म ऐसा लगता है कि बिहार में हुआ था। अभी बंगाल गए तो वहाँ बता रहे थे कि मैं या तो बंगाल में मैंने जन्म लिया है या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं कि वहीं मेरा जन्म लिए हुआ है। तो एक बार जन्म हुआ है कि ये कितना बार जन्म हुआ? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा एक कैसे हो सकता है? तो मोदी जी तो कहते ही हैं थोड़ा कि क्लियर हम कीजिए। मोदी जी तो कहते ही हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, की हम जन्म नहीं लिए हैं, अवतार लिए हैं। तो भाई अवतार ही है। अभी बंगाल में हाँ, हो हाँ, रहा हाँ, है हाँ। तो बंगाल के लिए कहेंगे कि यहाँ जन्म हुआ। गुजरात में भाई कहबे करते हैं कि यहाँ तो हमारा जन्मे हुआ। पंजाब में बोलेंगे कि यहाँ पंजाबियों से हमारा बहुत गहरा संबंध रहा है। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे कि हमारे क्रिश्चियनों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। उसके बाद जब मुस्लिम के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि मुस्लिमों के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। बिहारियों के साथ बतेबे करते हैं। मतलब ये इतना एज अपना जोड़ा चुके हैं ना कि हमको लगता है कि ये 70-72 साल के नहीं, 770 साल से ही इस धरती पर है। 770 साल से अगर इनका पूरा बयान अगर आप सुनिएगा शुरू से लेकर के आज तक का, तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल मोदी जी महामानव हैं। इसमें कहीं कोई हमको इफ बट नहीं लगता है, एकदम महामानव हैं। और लगभग 770 सालों से इस देश पर भिन्न भिन्न मतलब कभी क्रिश्चियनिटी में, कभी मुस्लिम में, कभी सिख कम्युनिटी में ये अपना मंडराते रहते हैं। मंडराते रहते हैं। जिस जिस राज्य में जैसा कम्युनिटी के पास जाएंगे उस तरीके का बोलेंगे कि हमारा इतना दिन से संबंध रहा है, हमारा इतना दिन से इनके साथ संबंध रहा है। तो भाई अवतारी पुरुष है। और यह देश जो सोच रहा है कि इनका 73 साल 74 साल उम्र है, नहीं, 770 साल इनका उम्र है। अभी और किसी के पास जाएंगे तो भाई महामानव है। आपने अब इनके लिए भाई क्या कहा जा सकता है, हम लोग तो इनके लिए कीड़े मकोड़े के समान है। मोदी जी तो देश के महान महान व्यक्ति में से आते हैं। इंडिया इज इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। फादरलैंड, हाँ हाँ, जो कहिए, इनके लिए आप सब चीज सुटेबल है। कोई चीज ऐसा नहीं है जिनके लिए आप इम्पॉसिबल है। मोदी जी हैं तो हर तो चीज मुमकिन है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर धन्यवाद, कुछ कहना धन्यवाद प्रेम चाहें जी। अगर दर्शकों से। नहीं भाई, अपने लिए सोचिए, अपनी जाति के लिए सोचिए। हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने लिए सोचिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। हिंदू और मुस्लिम जो पार्टी बहकावा दे रही है ना भाजपा, उसको अब छोड़िए। अंधभक्ति को छोड़िए, गुलामी को छोड़िए। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पर यहाँ कुछ भी बंटवारा नहीं है। यहाँ सारा बंटवारा जातीय आधारित बंटवारा है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का भी चुनाव जब जातीय आधारित होने लगा, तब आप क्या कह सकते हैं? आप फिर भी आप हिंदू मुस्लिम पर टिके हुए हैं। आप केंद्र सरकार का बजट निकाल करके देख लीजिए, मुस्लिम के लिए सबसे ज्यादा पैसा निकाल करके दिया गया है। और आपको हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। अपने बच्चों को भविष्य को ताक पर रख करके आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। कुछ भी कहीं कोई स्टेट में कुछ भी हो, किसी का भी सरकार बने, कुछ नहीं होने जाने वाला है। आपके लिए कुछ नहीं होने जाने वाला है। बाद में बता दिया जाएगा कि जुमला है, या यूजीसी जैसा कोई और एक कानून लान करके थोप दिया जाएगा। आपने उड़ीसा में भी बनाया ना सरकार, आपने उड़ीसा में भी अपने कंधे पर एकदम झोला टांग करके कि भाई हमारी सरकार, भाजपा हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, तो आ गया ना उड़ीसा में कि सारे लोग आरक्षण में शामिल है, असामान्य जाति गायब है। तो अंधभक्ति छोड़िए और अपने बच्चों की भक्ति दिखाइए। और इस निकम्मी सरकार का जहां जहां चुनाव है वहां भाजपा को एकदम जलमूर से समाप्त करिए। तभी जाकर के ये लोग मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद।